नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। महागठबंधन ने जबरदस्त प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। एनडीए का एक तरह से सफाया हो गया है और दूसरी पार्टियां थी उसका भी सफाया हो गया है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे बिहार के और इस बात की घोषणा लालू यादव ने भी कर दी। वजह उसकी ये बताई जा रही है कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, यानी सबसे बड़ी पार्टी मिली, बनकर के उभरी आरजेडी। इसलिए अगर मगर के संकेत आने लगे थे, जिसको दूर करते हुए लालू यादव ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को फोन करके बधाई दी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो बिहार में महागठबंधन की बम्पर जीत हुई और नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की पारी संभालते नजर आ रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू की छवि बनाई और इस छवि को बरकरार भी रखा। इसी छवि के बल पर आज बिहार में मोदी लहर परास्त हो गई है। नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में नीतीश की बहार। नीतीश ने मारी हैट्रिक। महागठबंधन की दिवाली। एनडीए का दिवाला। हिंदुस्तान की सियासत में बिहार अहम दर्जा रखता है। बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और बिहार चुनाव सियासत के शूरवीरों के लिए नाक का सवाल बन गया। मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच था। महागठबंधन ने बिहार पर फतह करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियों को अंजाम दिया, तो वहीं पीएम मोदी ने भी नीतीश के किले में सेंध लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जनता को लुभाने के लिए एक के बाद एक कई रैलियां की गई, लेकिन नीतीश ने पीएम मोदी की जीत के ख्वाबों में पलीता लगाकर दिखा दिया कि बिहार के हम सिकंदर हैं। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। महागठबंधन ने अपनी चट्टानी एकता से विपक्ष के होश उड़ा दिए और उनको दिखा दिया कि बिहार में कोई हमसे जीत ना पाएगा। जीत न पावे, चले चलो, चले चलो, मिट जावे जो जावे, चले चलो, भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो, चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो, टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो। पीएम मोदी ने बिहार में अपनी बहार लाने के लिए रैलियों की आंधियां चला दी। बिहार वासियों को अपने पाले में खींचने के लिए वादों की झड़ी लगा दी, लेकिन ये जनता है, सब जानती है और हुआ भी यही। आखिरकार गठबंधन ने बिहार में जीत के झंडे गाड़ दिए। नीतीश की जीत से पीएम मोदी का बिहार को फतेह करने के दिल का अरमा दिल में ही रह गया। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में जनता को सुनहरे सपने दिखाने के वादे किए थे, लेकिन पीएम उन वादों को अमल में नहीं ला पाए। पीएम मोदी ने बिहार को जीतने के लिए लोकसभा चुनाव वाली ही स्ट्रेटेजी अपनाई और जनता के सामने वादों के अंबार लगा दिए, लेकिन जनता सब समझती है। झूठे तेरे वादे सारे, झूठी
चैनल वन न्यूज के लिए समर खान की रिपोर्ट। खेमे में मायूसी है, दूसरे खेमे में उत्साह है, जोश है, और इस जोश में आकर के पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं, बधाइयां भी दी जा रही, मिठाइयां भी खिलाई जा रही हैं, लेकिन दूसरा खेमा बिल्कुल मायूस है। और शायद अगर ये कहा जाए कि एनडीए की तरफ से नेताओं को अगर तलाशा जाए तो बड़ी मुश्किल से नेता मिल पा रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए, लेकिन महागठबंधन की अगर बात की जाए तो महागठबंधन के नेता नजर आ रहे हैं। हालांकि अब थोड़ा सा वो भी रेस्ट करने के मूड में है। तो बिहार में जो चुनाव हुआ है उसमें महागठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की है और एनडीए बिल्कुल पस्त हो गई है बिहार विधानसभा चुनाव में। और एनडीए में जो दूसरी बीजेपी की सहयोगी पार्टियां थी उनका सुपड़ा साफ हो गया है, कहीं नजर नहीं आ रही है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, जनता दल यूनाइटेड दूसरी बड़ी पार्टी और बीजेपी तीसरी बड़ी पार्टी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो रिजल्ट आया वह कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस ने तकरीबन 27 से 28 सीटों पर जीत हासिल की है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा उलटफेर, तमाम ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स, तमाम पोल्स सब एक तरफ और नतीजे बिल्कुल दूसरी तरफ, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके बारे में हम इंट्रोडक्शन दे दें, उनका तारुफ करा दें। अदिलुर रहमान आजाद हैं और ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। अदिलुर रहमान आजाद, आपका बहुत बहुत स्वागत। जगदीश नेगी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जगदीश नेगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो हम रुख करते हैं जगदीश नेगी की तरफ और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह थी जो इतना बड़ा उलटफेर हो गया। जी जगदीश नेगी। ऐसा था कि बीजेपी का जो मेन एजेंडा था कि वो प्रधानमंत्री की रैलियों पर निर्भर हो रहे थे जी, और उनके जो और नेता जो रैलियां कर रहे थे उसका प्रभाव नहीं हो रहा था जी। अब वो प्रधानमंत्री की जितनी रैलियां उसमें बहुत भीड़ जुट रही थी या जुटाई जा रही थी, तो उसके बोला वो गदगद थे कि हमारा जो है अब तो हमारा राज आएगा ही आएगा। मैं हर बार आपके यहाँ भी मैंने कई बार कहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने केजरीवाल की नक्शे कदम पे जहां जहां इनकी रैलियां होती रही उसके पीछे से वो घास काटते रहे, मतलब उसका सफाया करते रहे। उनके जो भी कमेंट्स थे उसको वहां काटते रहे। और जो नुक्कड़ सभाएं होती हैं, जो छोटे छोटे जो गेट टुगेदर्स होते हैं, उसी ट्रेंड पे ये चुनाव लड़ा गया महागठबंधन की तरफ से। जिस ट्रेंड पे जगदीश नेगी, जिस ट्रेंड पे केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा था और वो ये समझ नहीं पा रहे थे। और सबसे बड़ी चीज है कि नीतीश कुमार साइलेंट रहे, उन्होंने एग्रेसिवनेस कहीं नहीं दिखाई। लालू तो अड़ंग वड़ंग बोलते भी रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहीं पर भी वो अपनी शालीनता बरकरार रखी। दूसरा ये था कि इसका जो इम्पैक्ट देखिए कहां से हुआ। एक तो 3D बोलते हैं हम, दाल, दलित और दादरी कांड। इन तीनों ने इस चुनाव के दौरान इनके हाथ में तुर्प का पत्ता दे दिया, क्योंकि जब भागवत जी ने आरएसएस ने उनकी तरफ से वहां से एक बयान आया आरक्षण के मुद्दे पर, तो उन्होंने उठा करके लालू प्रसाद ने सीधा उसे लपका और उसके बाद बहुत जबरदस्त उसमें चला कि भैया जो है, और वो दलितों के जो था जिसको जैसे ये कहते हैं वो इसका इनका वो होता है एक जी, ये जो 55 जातियां हैं इसमें महादलितों के अंदर, अच्छा, उन पे उनका पूरा जोर रहा और उन्होंने उनको जो है अपने उसमें क्योंकि इनको ये था कि हम पार्टी के जो है जो महादलित नेता अपने आप को बताते हैं मांझी और रामविलास पासवान इनके साथ थे। लालू प्रसाद ने वहां तुरुप का चाल ये चली कि इन दो की काट को काट दो, क्योंकि बीजेपी के जो एमपी के चुनाव हुए थे 2014 में बीजेपी को 29.6% वोट मिले थे, 6 पॉइंट समथिंग जो है रामविलास पासवान को मिले थे। मांझी को मान मिलेगा अगर ले गए हो तो 2-3% वो इधर से उधर वहां से उनका जाने से फर्क पड़ा हो। मैं टोटल पे मान के रहा हूं 36%। लालू ने एक अपना गणित ये लगाया कि अगर मैं ये जो 7% 8% इनका है इसको मैं काट देता हूं तो बीजेपी जो है 30% से नीचे रह जाती है, और बीजेपी अगर 30% से नीचे रहती है तो इनकी जीत
पक्की है। लालू ने अपना गणित जो लगाया था सही लगाया था, उसने 190 सीट की उन्होंने कहा कि 190 सीट हम जीत रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो आंकड़े बैठा रहे थे अपने। वो महापंडित आदमी है, वैसे बड़बोले हैं, लेकिन वो समझते हैं इन चीजों को कहां पे आना है। और ये जो है बीजेपी वाले इन चीजों को समझ नहीं पा रहे थे। ये तो 5 स्टार होटल में रात गुजारते थे, बड़े बड़े नेता सारे मंत्री वहां झोंक दिए गए, वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक। ऐसा होता है जब भीड़ आप बाहर से जुटाते हो, उस भीड़ का असर नहीं होता। स्थानीय नेता को आपने नकार दिया। सबसे जो पहला जो नुकसान इनका हुआ था वो हुआ था इन्होंने कि मुख्यमंत्री का चेहरा सामने कोई नहीं दिया। नीतीश कुमार हर बार जब भी वहां सर्वे होता रहा, नीतीश कुमार सबसे पहला अव्वल दर्जे में मुख्यमंत्री के उनको वोटिंग होती रही, हर एक ने उनकी पसंद थी। जो दिल्ली में इनके साथ हुआ था कि हर्षवर्धन को जब पहली बार इन्होंने एमपी का एमएलए के चुनाव में हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री घोषित किया, अगली बार नहीं किया, किरण बेदी को लाकर उतार दिया, उसका सीधा खामियाजा इनको भरना पड़ा। वो यहां पर हुआ सुशील मोदी, जाना पहचाना नेता, और सुशील मोदी ने सबसे ज्यादा रैलियां 171 रैलियां सुशील मोदी ने की हैं और 31 रोड शो किए थे। उस व्यक्ति पे इन्होंने भरोसा नहीं किया। तो अगर एक चेहरा होता तो कम से कम कंपटीशन वहां तो सामने आता। वो कहीं समझ में नहीं आया इनको कि वो क्या हो रहा है। और ये जो है अपने उसी में रहे कि हमारी रैलियों में भीड़ हो रही है, हम तो सुपड़ा साफ कर रहे हैं, लेकिन सुपड़ा साफ हुआ नहीं, वो अपने गलतफहमी के शिकार हो गए। जी बिल्कुल। अदिलुर रहमान आजाद, चूंकि आपका ताल्लुक बिहार से है तो जाहिर सी बात है बिहार की धरती को आप बड़े अच्छे से समझते हैं, वहाँ के जो पॉलिटिकल हालात हैं उसे भी बड़े अच्छे तरीके से आप समझते हैं। क्या वजह रही इस हार जीत का इतना बड़ा फासला, जिसकी उम्मीद न जीतने वाले को थी और न हारने वाले को थी? क्या वजह रही? ये हमको ये लग रहा था कि ये चुनाव जो है ऐसा हो सकता है कि हंग असेंबली की तरफ भी जा सकता है जी। उसकी एक बड़ी वजह ये शुरू में आपको ऐसा शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि लेफ्ट जो है वो 235 सीटों पे खड़ी हुई थी और मजबूती के साथ इनके जो 6 गठबंधन थे जो पिछली बार अलग अलग खड़े हुए थे वो सब एक साथ हो गए थे। और जिस तरह से बीजेपी का कैडर वोट है, कुछ कैडर वोट बीजेपी का है, कुछ कैडर वोट आरएसएस का, जब दोनों को मिला दिया जाता है तो कैडर वोट के मामले में वो सबसे आगे है। जो किसी जमाने में कांग्रेस का हुआ करता था कि कांग्रेस के अपने वोट होते थे, अपने कार्यकर्ता होते थे, अपनी पूरी टीम होती थी, स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर। वो चीज जो है लेफ्ट के साथ भी हुआ करता था और बिहार जो है वो लेफ्ट का गढ़ एक जमाने में था, जो लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था। तो इससे यह था कि अगर ये लेफ्ट पार्टी जो 235 में से अगर 10 से 15 सीटें भी ले आती हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर जो है पप्पू यादव पर लोगों को एक उम्मीद था कि पप्पू यादव जो है अपने दम पे कांग्रेस का, अपनी पत्नी, उनकी पत्नी कांग्रेस से एमपी होती हैं, वो खुद आरजेडी से जीत जाते हैं, बाकी बड़े से बड़े जो है 2014 में धराशायी हो जाते हैं। मीरा कुमार इतनी अच्छी मृदुभाषी, लोकसभा की बेहतरीन स्पीकर, लेकिन उनको भी हारना पड़ा। एक उप प्रधानमंत्री की बेटी, एक अच्छे पद को सुशोभित करने वाली, उनको हार का मुख देखना पड़ा। और ये जीत जाती हैं इनकी पत्नी, पप्पू यादव की पत्नी। तो ये कहीं न कहीं उनका अपना भी गढ़ था। उस गढ़ के बिना पे स्थानीय लोग ये जान रहे थे कि पप्पू यादव कुछ न कुछ सीट जरूर लाएंगे। तीसरी बात हुई कि आप एनसीपी को देखिए, एनसीपी ने इतनी सीटों पे खड़ा की, कम से कम ये माना जा रहा था कि कटिहार में तारिक अनवर अपना वजूद को, इसलिए कि उन्होंने 2014 में अपने वजूद को बचाया, एनसीपी को एक सीट देके जो है ये दिखाया कि एनसीपी का भी बिहार में कुछ वजूद है। तो क्या वाकई तारिक अनवर की अपनी देन थी या फिर वो गठबंधन की देन थी? वो हाँ, अब ये सवाल उठ खड़ा होता है कि वो गठबंधन की देन थी, ये तारिक अनवर की। ये हार बता रहा है कि तारिक अनवर जो है जमीनी स्तर पे कुछ उनकी अपनी कुछ नहीं है, या तो वो एक गठबंधन के सहारे जो है, जिस तरह से अभी दो भाई नीतीश जी और लालू जी मिल गए तो वोट प्रतिशत बढ़ गया, जिसकी वजह से वो दोनों बड़े भाई और छोटे भाई बोलते भी हैं। तो दोनों ये छोटे भाई और बड़े भाई जो एक दूसरे के दुश्मन थे, पहले तक एक दूसरे को जंगल राज का सवाल जो है नीतीश कुमार ने ही पहले उठाया था, बाद में उसको बीजेपी और दूसरे लोगों ने लपका है। पहला जो हमला था जगह बिहार में जंगल राज, वो इनके छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पे हमला बोला था। और तब से बाहर के लोगों को भी पता चला कि बिहार में जंगल राज है, यहाँ लड़कियां सुरक्षित नहीं है, यहाँ व्यापार सुरक्षित नहीं, इसलिए उद्योग धंधे भी वहां नहीं लगाए गए। और आज भी बिहार जो है उद्योग में लगातार पिछड़ता चला गया है। आज भी नहीं ऐसा है कि नीतीश जी रोड तो चमका दिए हैं, लेकिन उद्योग धंधे के मामले में यह तो फिर आखिर जनता ने विश्वास कहाँ किया? नीतीश कुमार के गठबंधन पर जो विश्वास हुआ, महागठबंधन पर जो जनता का विश्वास हुआ, आखिर कहां हुआ विश्वास? कौन सी वजह ऐसी रही जिसकी वजह से जनता ने दो निर्णय लिया कि या तो हमको एनडीए को देना है जो अस्थायी कर सकते हैं, या मुझे महागठबंधन को देना है, बाकी को इन्होंने खारिज कर दिया।
ठीक है, कुछ इंडिपेंडेंट जो जीते हैं, जैसे बिहार में छोटे सरकार नीतीश जी के खास दाहिने हाथ कहे जाने वाले लालू के आते ही उनको हटा दिया गया, अनंत सिंह उन्होंने अपनी मतलब बाहुबलता दिखा दी कि वो सही माने में बाहुबली हैं और उन्होंने अपनी सीट वो निकाल ली। उसी तरह एक जो है वो पासवान के दामाद को हराने वाली एक बेबी कुमार, हाँ बेबी कुमारी अनिल कुमार को हराया, अनिल कुमार को जो पासवान के दामाद है, जो उनसे टिकट जो है सिंबल देके और सिंबल जो है वापस ले लिया गया, उसको उन्होंने एक चुनाव से पहले बेबी कुमारी को ही उम्मीदवार बनाया था एलजेपी ने, फिर उनके दामाद ने आंसू बहाया तो फिर पलट दिया मामला, अब उसी बेबी कुमारी ने हरा दिया, उसी बेबी कुमारी ने उनके दामाद को हरा दिया। तो वो ये दो जो कैंडिडेट जो जीते हैं वो जाहिर सी बात है कि उनके अपने दमखम पर जीते और जनता में इसका मतलब कहीं न कहीं उनका विश्वास है, तब तो वोट दिया और वो जीते। बाकी सवाल था कि इतनी सीटों पर खड़ी करने के बाद पप्पू ज्यादा बिहार में फेल कर गए, यानी बिहार में पप्पू फेल हो गया, ये भी एक फैक्टर रहा महागठबंधन की जीत के लिए, जीत का। तो ये सारे आप जब ये देखेंगे, नागमणि पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने भी अपनी एक पार्टी बना ली थी जी, वो हो गया, वो शामिल हो गए फिर महागठबंधन में। तीसरी चीज है कि महागठबंधन के साथ जो भी दल थे, उनके सहयोगी थे, वो बुरी तरह परास्त हुए। हम के बारे में हम लोग और लोगों को भी लग रहा था कि पासवान जी से ज्यादा जो है वो परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन उनका भी परफॉर्मेंस, जीतन राम मांझी खुद एक सीट पे हार गए, एक सीट से हार गए और निराशाजनक रहा। उनके बेटे भी हार गए, जीतन राम मांझी के बेटे को भी हार मिली, बेटे को भी हार। तो ये इतना खराब, जाहिर सी बात है जिस तरह के यहाँ हुआ था कि कांग्रेस जब दिल्ली में कांग्रेस साफ हो गई, इसलिए जो है वो इतनी सीट जो है केजरीवाल को मिली। केजरीवाल को भी इतनी सीट किसी को नहीं पता था कि केजरीवाल जी को इतनी सीट मिलेगी। उसका यह कारण था कि वोट प्रतिशत भी कांग्रेस को बहुत कम मिले थे, कांग्रेस के जितने उम्मीदवार थे उनको वोट भी कम आए थे और सीट भी नहीं मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है वो ट्रांसफर होता है कि वो जाना था कहीं, वो चला गया केजरीवाल जी में। वही 2014 जो है दिल्ली का चुनाव जो है वो बिहार में दोहराया गया, जिसको इन्होंने अभी नेगी साहब ने कहा था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने केजरीवाल का पीछा किया कि वो कैसे चुनाव लड़ रहे थे और उन्हीं के अनुरूप उन्हीं को मॉडल बना के उन्होंने अपनी तैयारी शुरू। मतलब कई फैक्टर्स में से एक बड़ा फैक्टर ये रहा कि पप्पू यादव फेल कर गए, तारिक अनवर फेल कर गए और वो ओवैसी का हमने नाम ही छोड़ दिया कि जी ओवैसी एक फैक्टर थे, लड़े थे वो 6 सीट पे लड़े थे, अगर वो जीते भी तो 6 ही सीट होता मामला। हाँ नहीं 6 सीट नहीं, 2 भी सीट मिलते तो कुल मिला के अगर टोटल में इन 10 लोगों में 30 सीट भी आ जाती, कोई 5 कोई 4 भी लाते तो बहुत बड़ा अंतर आ, मतलब ये सब फैक्टर्स में से ये सब बड़ा फैक्टर रहा। मेन जो और भी कई मुद्दे थे जिसकी वजह से भी बताया जा रहा है कि महागठबंधन को जीत मिल गए और एनडीए को शिकस्त मिल गई। जीत से बड़ी बात उस मुद्दे की वजह से एनडीए को शिकस्त मिल गई। जगदीश ने की जो बिहार में अभी चुनाव हुए, बिहार के जो नतीजे आए, बिहार ने जो दिखाया वो एक ऐसा पथ दिखाया है, एक ऐसा रास्ता दिखाया है जिस पे चला जा सकता है और चल करके मंजिल तक पहुंचा जा सकता है उन लोगों के लिए जो विरोध में है, अभी एनडीए के विरोध में है, मोदी के विरोध में है, या फिर ये कह लें बीजेपी के विरोध में है, या फिर अगर उसको थोड़ा सा और विस्तार दे दिया जाए तो संघ के विरोध में है, चूंकि बताया जा रहा है कि संघ ने भी पूरी ताकत लगा दी थी, पूरी ताकत झोंक दी थी। क्या उस पथ पे चलने की जो दावत दी गई है बिहार के जरिए, उस पथ पे चला जाएगा, ऐसा लगता है आपको भविष्य में? ऐसा है क्या अब जो है, अगर इन्होंने बीजेपी से जब इन्होंने लड़ने की ठानी है तो यूनाइटेड तो होंगे ये जी, लेकिन यूपी में थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि यूपी में जो 2 धड़े हैं वो कभी मिलने वाले नहीं है, मायावती एंड समाजवादी पार्टी। बिहार में लग रहा था कि कभी ना ये नहीं होंगे, ये कभी नहीं होंगे। मायावती कभी मर्ज नहीं होगी, समाजवादी पार्टी जहां होगी वो नहीं आएंगी, ये तो क्लियर है। अच्छा जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में जो तीसरा गठबंधन बना था उसका अपना वजूद ही नहीं था। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 168 सीटों पर चुनाव लड़ा था 2010 में, लेकिन कुल 52% वोट लिया और एनसीपी थोड़ा सा रेज करके 1.86 पे पहुंच गई थी। और वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका 1.6 है, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है, लेकिन वो 2% से नीचे था, तो वो टोटल तो था ही। लेकिन जब इस तरह से वोट पोलराइजेशन होता है, मैंने जब इन्होंने एक बात कही कि भाइयों आपका 5% वोट दूसरे धर्म वालों को ट्रांसफर करने की बात, वो जो है आरक्षण दिया जा रहा है, वो उसमें पप्पू यादव साफ हो गया,
उसमें एनसीपी वहां पे जो है क्या बोलते हैं आपका पश्चिमांचल से वहां से वो पूरी साफ हो गई। और जो है किशनगंज के इलाके में जहां पूरा पूरा हड़दम बचा, वहां तब क्या हुआ कि वोट एक तरफ जाएगा, ये जीरो है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब संगठन दो ही है, वोट इधर देना या उधर देना। और जब इधर उधर देना होता है तो नेचुरल बेनिफिट इनको उठाएगा। जो 55 संगठन वो बोलते हैं जिसको लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद ने शुरू से उनको कैप्चर कर लिया कि भाइयों मंडल जो है कमंडल जो है मंडल पे हावी हो रहा है, इसको अगर बचाना है तो तुम्हें मंडल को इकट्ठा करना पड़ेगा। और वो 55 वो जो है उनके जो दलित और महादलित और जितने भी वो हैं उसमें वो तमाम लोग यूनाइटेड है, उनके वोट जो हैं वो किसको नजर नहीं आते हैं, वो 33% वोट है। वो 33% वोट का कमाल है ये। अच्छा, अभी एनालिसिस आएंगे आपके सामने। वो 33% वोट उधर नहीं गया, मांझी का वहां उसका कोई रोल नहीं रहा, पासवान जी का वहां कोई रोल नहीं रहा। अब उन्होंने कहा सरकार इनकी बननी है, उनकी बननी है भैया। तो रामविलास पासवान के बारे में लालू यादव ने खुद कहा था मौसम वैज्ञानिक, हाँ वो तो शिफ्ट हो जाते हैं जी, वो उन पर जनता मौसम का मिजाज नहीं भाप पाए। देखिए ऐसा कि जो एमपी का जब चुनाव हुआ था 14 में, उस टाइम मोदी को उन्होंने कहा नहीं सेंटर में मोदी चाहिए, सबने एकजुटता से वो दिखाया। लेकिन अगर ये भी तो वोटर देखे ना, जनता दल यूनाइटेड आरजेडी अलग नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना। वोट अगर देखेंगे 39% वोट पर आप 26 सीटें जीत के लाए। आपको वोट कितने मिले? 29%। 29% वोट, मतलब आपके अगेंस्ट तो 61% खड़ा है ना अभी भी। और उसके बाद बीजेपी में एरोगेंसी आ गई। एरोगेंसी देखिए, राजनीति में कांग्रेस ने एरोगेंसी दिखाई, रसातल में चली गई। बीजेपी ने एरोगेंसी दिखाई तो दिल्ली में सुपड़ा साफ हुआ, बिहार साफ हो गया, फिर पंजाब भी साफ होने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री तो रैलियों में कहते थे नीतीश कुमार के बारे में कि काफी अहंकारी हैं वो। क्या नहीं, हमने तो कई जगह मैंने उनका भाषण सुना। नीतीश कुमार आज भी आप देखें, नहीं, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहते थे कि अहंकार की वजह से उन्होंने इंडिया का साथ छोड़ा, अहंकारी हैं वो। समझे नहीं ना, तो उन्होंने अपनी बात साबित तो कर दी। जो कुछ बयान इन्होंने दिए हैं, देखिए सवाल यह है, मैंने पहले भी कहा था देश का प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी दल का नहीं होता। और जब देश के ऊपर कोई समस्या होती है उसको बोलना जरूरी होता है। वो नरसिम्हा राव की तरह कीप मम वाली बात नहीं कि आप मुंह बंद रखो, बोलो कुछ मत। मैं कह रहा हूं दादरी कांड हुआ था, उनके प्रदेश उनकी सरकार तो नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। क्या प्रधानमंत्री अगर बोल देता, लताड़ लगा देते समाजवादी पार्टी की सरकार को, तो क्या उसका असर तो पड़ता कि नहीं प्रधानमंत्री विजिलेंट है, बोल रहे हैं जी। लेकिन नहीं, उन्हें लगा इसका में बेनिफिट होगा, वो अपना बेनिफिट ढूंढते रहे। अच्छा। चुपचाप रह गए। ये सैन्यवाज हुसैन ने बाद में जो है इन्होंने माना इस बात को कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। चलिए ठीक है, चूंकि प्रधानमंत्री ने खामोशी अख्तियार कर ली, जैसा कि जगदीश नेगी का कहना है कि उन्हें फायदा नजर आ रहा था दादरी मामले को लेकर के, हालांकि वो फायदा मिला नहीं और अंत में एनडीए को शिकस्त का सामना करना पड़ा और महागठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की। न इस तरफ उम्मीद थी न उस तरफ उम्मीद थी, न जीत वालों को ऐसी उम्मीद थी न हार वालों को ऐसी उम्मीद थी। हम इस पे चर्चा जारी रख रहे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
आखिर वही हुआ, नहीं निकला, अल्लाह करे कि भरोसा ना करे। आपने सर सोचा था कि ये रिजल्ट आएगा? नहीं, प्लस में तो आप बोले थे, मेरे साथ डिबेट में आप बोले थे एक बार, वही इतने की बात कर रहा हूँ। केजरीवाल को तो सब कुछ बोलते हैं, लेकिन केजरीवाल का असल मामला तो अभी केंद्र सरकार से चल रहा है ना, इसलिए तो वो अभी चलेंगे। देखिए यहाँ जो गोत्र को लेके बयान दिया था, ठीक उसी तरह वहां डीएनए को लेकर के बयान दिया, खेल खत्म हो गया। बहुत फैक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन जो मोटा मोटी है, कई फैक्टर्स के अलावा जो एक मेजर फैक्टर नजर आ रहा है, जैसे मेरे जैसा आदमी, मैं इन सब चीजों में दिलचस्पी रखता जरूर हूं, लेकिन एक लिमिट के अंदर, एक दायरे के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के बाद मैं एग्रेसिव ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। फिर से नीतीश कुमार, यानी नीतीश कुमार फिर से गद्दी संभालने जा रहे हैं, बिहार की गद्दी पे बैठने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और महागठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की है। 178 से 80 सीटों पर महागठबंधन ने तकरीबन जीत हासिल कर ली है। एनडीए की बात अगर की जाए तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए में बीजेपी नजर आ रही, जिसने तकरीबन 50 के आसपास सीटें जीती हैं, और जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं वो नदारद हैं, यानी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। लालू यादव कहा करते थे चुनावी सभाओं में कि रामविलास पासवान बड़े अच्छे मौसम वैज्ञानिक हैं और वो मौसम का मिजाज भांप लेते हैं, उसी हिसाब से वो अपना रुख बदलते हैं। लेकिन इस बार रामविलास पासवान मौसम का मिजाज नहीं भांप पाए और उनका भी सुपड़ा साफ हो गया। जीतन राम मांझी ने 2 सीटों से अपनी किस्मत आजमाई थी, एक पे हार गए, एक पे जीत गए, यानी उनका भी सुपड़ा साफ हो गया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके जो पुत्र ने अपने किस्मत को आजमाया, अपनी किस्मत को आजमाया चुनावी मैदान में उतर करके, ज्यादातर के पुत्र शिकस्त खा गए और लालू यादव के दोनों पुत्र कामयाब रहे। यह भी एक बड़ा अजीब मामला है कि आखिर इसके पीछे क्या रीजन है। रीजंस तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन एक रीजन सबसे ज्यादा प्रभावी रहा। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं, अदिलुर रहमान आजाद जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और जगदीश नेगी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी अदिलुर रहमान, ये जो चुनाव हुआ है इसमें लालू यादव के दोनों बेटों ने जीत हासिल की, लेकिन और दूसरों की अगर बात की जाए, रामचंद्र पासवान जो रामविलास पासवान के भाई हैं और वो समस्तीपुर से सांसद हैं, उनके बेटे प्रिंस राज ने कल्याणपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन माहेश्वर हजारी से वो चुनाव हार गए। इसी तरह से भागलपुर से जो बीजेपी के नेता हैं जो बक्सर अश्वनी चौबे, उनके पुत्र ने भी चुनाव लड़ा, वो भी हार गए। और जीतन राम मांझी के पुत्र भी चुनाव हार गए। लगातार जो बड़े नेता थे एनडीए की तरफ की अगर बात की जाए तो ज्यादातर, हालांकि अगर दरभंगा की बात की जाए तो अली अशरफ फातमी जो केंद्रीय मंत्री थे उनके पुत्र ने चुनाव जीत लिया। तो ये जो एनडीए की तरफ बड़े नेता थे उनके पुत्रों ने जब किस्मत आजमाया वो कामयाब नहीं हो सके। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? ये तो साफ है कि ये जो है वोट इस बार जो है जिस तरह की एक हवा का एक रुख था, एक ऐसी हवा चली जिस हवा में के सामने एनडीए ठहर नहीं पाया। जब एनडीए पे विश्वास नहीं हुआ तो फिर उनके बेटे पे कैसे विश्वास होगा? अच्छा, जब रामविलास पासवान के भाई
पशुपति पारस जो कई बार से लगातार कंटिन्यू विधायक रहे, जीतते रहे अलौली क्षेत्र से, वो हार जाते हैं। पिछली बार भी हार गए थे अलौली से। हाँ, वो कंटिन्यू विधायक रहे, हार गए पिछली बार भी, इस बार भी हार और बिहार में ऐसा है कि उन्होंने बांट रखा अपने परिवार में कि बिहार की जो राजनीति होगी वो पारस के हाथ में है, केंद्र की राजनीति रामविलास पासवान करेंगे। और उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ किया। जो टिकट भी बंटवारा हुआ उसमें पासवान जी की कम चली, या तो उनके बेटे की थोड़ी सी चली चिराग पासवान की, या फिर पशुपति पारस जी की चली। और इसी वजह से चचे और भतीजा में जो है इनकी दखल के बाद, चिराग पासवान के दखल के बाद एक दीवार भी खड़ी हो गई थी, लेकिन चिराग पासवान ने थोड़ा सा समझौता करके अपने चचा को नाराज होने से बचा लिया था। लेकिन आपने देखा होगा कि उनके दामाद नाराज हो गए थे जब उनको टिकट नहीं दिया गया था, रोने लगे थे वो, और फूट फूट के रोने लगे थे। बिल्कुल। तो ये जो इनके जो भी हारे हैं उसकी वजह यह रही कि जो बीजेपी के हारे हैं, जैसे सीपी ठाकुर उनके बेटे को शिकस्त मिली, हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, बड़े नेता रहे बीजेपी के। पिछली बार 2010 के चुनाव में ये था कि मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं, इस बार भी उनका नाम कुछ लोग दे रहे थे कि वो भी बन सकते हैं, इसलिए बहुत ही वरिष्ठ मंत्री रहे और बीजेपी के पार्टी के, उनके बेटे हार जाते हैं। तो ये सीपी ठाकुर के बेटे नहीं हारते हैं, अश्वनी चौबे के बेटे नहीं हारते हैं, और रामचंद्र पासवान के बेटे नहीं है। ये गठबंधन और घटक दल की एक हार है कि जो पब्लिक ने जिस पार्टी को नकार दिया होगा, उस कहा जाता है कि जिस गाय से आपको नफरत हो जाएगा उसके बछड़े को आप कैसे गले लगा लेंगे। तो उन्होंने वही हुआ कि उनके बछड़े जो है वो गाय अपनी पिता के जो और जिस पार्टी से वो बिलोंग कर रहे थे उस पार्टी पे जनता ने विश्वास नहीं किया। जनता को विश्वास ये नहीं हुआ कि मोदी जी ने कहा था कि मैं 15 लाख सबके खाते में आ जाऊंगे। उस चीज को लालू जी नीतीश जी ने पूछा कि बार बार कहाँ है आपके खाते में आए। एक तरफ प्रधानमंत्री बिजली की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ लालू यादव हाईजैक करते थे और काले धन की बात करने लगते थे, नीतीश कुमार काले धन की बात करने लगते थे। बताइए 15 लाख आपके इसमें आए, तो सब लोगों को ये लगता था कि हाँ सही माने में इतने दिन हो गए, अब तो 1.5 साल होने वाले हैं, काले धन कहाँ गए। काले धन पे कोई बात भी नहीं होती। वो उन्होंने कहा था कि हम जैसे आएंगे और काले धन पे, और मौनी बाबा को, मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहते थे, और कहते कहते वो खुद मौनी बाबा हो गए। जैसे इन्होंने अभी बताया कि दादरी कांड में मौनी बाबा बने रहे। बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं कि वो मौनी बाबा होता है। जब गिरिराज सिंह कुछ बोलते हैं तो वो मौनी बाबा हो जाते हैं, जब साध्वी कुछ रितंबरा कुछ बोलती है तो वो मौनी बाबा हो जाते हैं। यानी जहां बोलना चाहिए, साध्वी पराची रितंबरा नहीं बोलती। हाँ, मतलब तो ये जो भी लोग हैं जब ये बोलते हैं इस तरह की बात तो उनको बोलना चाहिए। बहुत बाद में जाके बोलते हैं, जब कोई दूसरा मसला आ जाता है, वो मसला गायब हो जाता है, मसला ठंडे बस्ते में चला जाता है, तब उस पॉइंट पे बोलते हैं, अपने लोगों को नसीहत देते हैं कि देखिए आप लोग जो है ठीक से बोले, ये खामोशी अख्तियार। जी, ये भी बड़ी वजह रही जिसकी वजह से जगदीश ने की। कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया बिहार में। क्या वाकई कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी या एक इत्तेफाक महागठबंधन के साथ चल करके जीत लेना? ऐसा है कि इस टाइम जो पोलिंग हुई है, मैंने कहा कि लोगों ने एक मुश्त वोटिंग की है जी। और जब उन्होंने ये कहा कि महागठबंधन को जिताना है तो जिताना है। मैं कल बता रहा था इस बात को कि इनको जो सीटें दी गई थी, 40 सीटें में से 30 सीटें ऐसी थी कि जहां जीतने की उम्मीद थी नहीं। खुद प्रधानमंत्री कहते थे कि 40 की 40 हमें जो है मुझे सौंप दिया गया, हमें कर दिया है, क्योंकि उन जगहों पर बीजेपी का होल्ड ज्यादा था और ये लगा थे। लेकिन वहां पर हुआ क्या है कि वो जो गठबंधन का जो वोट है जनरली वो ट्रांसफर नहीं होता 100%। मैंने बहुत चुनाव देखे हैं कि भाई जैसे अगर किसी का 10, 15, 20% अलग अलग वो सारा का सारा ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर होता हुआ नजर आ रहा है और उसको ट्रांसफर होने का कांग्रेस को फायदा हुआ है। और उसमें क्या होगा कि आने वाले टाइम में देखिए, जब नीतीश कुमार को इन्होंने चेहरा बना करके मुख्यमंत्री का ला दिए, नीतीश कुमार के जो कार्यक्रम थे उससे लोगों को प्रभाव पड़ा। पहली बात, नीतीश कुमार ने लड़कियों को साइकिलें बंटवाई, 9 साल में लगभग 8.5 लाख साइकिलें बंटी हैं। ठीक है, महिलाओं में उसका बड़ा वो था। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं उसमें 50% जो है पंचायतों में उन्होंने आरक्षण दिया महिलाओं को, उसका प्रभाव था। नीतीश कुमार का अब अगर सत्ता में आए तो सरकारी नौकरियों में 35% रिजर्वेशन महिलाओं को स्टेट फॉरवर्ड मिलेगा। मतलब जो जिस कैटेगरी में आता है वहां उस कैटेगरी में उनको 50% अलग से नहीं देंगे, लेकिन उसी कैटेगरी में 35% उनका रिजर्वेशन वहां पे होगा। अब जो वोट पड़ा है, अब उसका आप देखेंगे 6 से 7% महिलाओं के वोट ज्यादा पड़े। महिलाओं के वोट ज्यादा पड़ने के 2 कारण होते हैं बिहार में कि जो पलायन कर गए लोग, रोजगार के लिए बाहर गए हैं, वो वोट डालने नहीं आ पाते। महिला वोटर ज्यादा होते हैं और महिला वोटर हम शुरू से कह रहे थे कि नीतीश कुमार के फेवर में है।
अच्छा, और ये आधार क्या था? क्या ये जो महिलाएं बाहर निकल रही थी, अब कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं थी, क्या ये एक वजह थी? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते ना, मुस्लिम सब जगह मुस्लिम महिलाएं नहीं है। नहीं, इजाफा जो हुआ, इजाफे की बात, सब मतलब पूरी बात नहीं, इजाफे की जो बात हुई, बढ़ोतरी की जो बात हुई, नहीं, उसमें मैंने कहा कि नीतीश कुमार को महिलाओं का जो है ज्यादा समर्थन था, और उन्हें समझ, देखिए सवाल यह है, उन्हें इससे नहीं मतलब है कि आपने 1,25,000 करोड़ रुपए का आप जो है योजना ला रहे हैं, अब वो उनको समझ नहीं आएगा कि वो पेज यहाँ भी कहां पे कहां है। उन्हें अगर मनरेगा से फायदा हुआ है, रोजगार मिला है, वो उसको मानते हैं। उनकी अगर छत डली है, नीतीश कुमार ने उनके मकान बनवा दिए, वो उसको मानते हैं, यहाँ साहब हमारा झोपड़ा तो फूस का था, नीतीश कुमार की बदौलत हमारा मकान पक्का हो गया। और ये महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती इन चीजों से, उसका एक असर पड़ता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी आप देखेंगे नीतीश कुमार ने बहुत तेजी से काम किया। और सबसे बड़ी जो मजाक वाली बात यह होती है कि एक दो जगह पर वहां से रिपोर्ट आई कि उन गांवों में बिजली हमेशा आती है जहां जहां रैली जैसे हो रही है। अब मोदी जैसे आदत है, आपके घर में बिजली आती है, और लोग वहां से हाथ उठा दे, हाँ आती है, तो क्या उसका रिफ्लेक्शन आता है कि मतलब आपको क्षेत्रीय नेता आपने साथ रखे नहीं है। जब क्षेत्रीय सत्र आपके साथ नहीं तो वहां की समस्याएं कौन बताएगा? किसी भी इलेक्शन में उस क्षेत्र विशेष की समस्याएं, एमएलए के इलेक्शन में विशेष करके वो उठानी जरूरी होती हैं। और जब आप पर्टिकुलर क्षेत्र की समस्याएं नहीं उठाते हैं, उसका नुकसान आपको वोट में ट्रांसफर होने में वहां पड़ता है। और वो जो कांग्रेस को उसका फायदा हुआ, जो इनको फायदा, क्योंकि मैंने ये देख लिया इसमें कि टोटल जो वोट है वो ट्रांसफर हुआ है, और ट्रांसफर इसलिए हुआ कि ना उन्होंने मांझी पे विश्वास किया, ना उन्होंने पासवान पर विश्वास किया। और क्या वो जो वोटर्स हैं अपर कास्ट की अगर बात की जाए तो अपर कास्ट के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी की तरफ हमेशा आकर्षण रहा है, जब से कांग्रेस की तरफ से ये वोट खिसका है। तो क्या अपर कास्ट में पैठ बनी है कांग्रेस की, चूंकि ज्यादा अर्बन इलाके थे? नहीं, अर्बन इलाके थे, लेकिन उसमें अपर कास्ट में देखिए सवाल ये है, जो वोट पड़ा है 60% से नीचे नीचे पड़ा है। जो बहुत लॉबिस्ट होता है वो तो वोट ही डालने ही नहीं, वो आता है, बाकी तो आता ही नहीं है। जो 40% तो न्यूट्रल ही रहते हैं। और जो अपर कास्ट में है वो कहीं कि जब सरकार बनाने की बात आती है तो वहां पर देखिए सवाल है, दाल तक अगर 200 रुपए की खरीद रहा तो वो भी खरीद रहा ना, उसे नहीं फर्क पड़ रहा क्या? महंगाई आप रोक ही नहीं पाए। जो आपका दिल्ली में हाल हुआ था, आपने लगातार दिल्ली के इलेक्शन टालते रहे एमएलए के, क्यों? कि प्याज के तो भाव कम हो जाएंगे, टमाटर के भाव कम हो जाएंगे, फिर कराएंगे। और केजरीवाल गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ सभाएं करते करते अपने को मजबूत करते रहे, लास्ट में आपका सुपड़ा साफ हो गया। जगदीश ने की प्रधानमंत्री की रैलियों को देखा है, आपने भी, हमने भी देखा है, काफी बड़ी संख्या में लोग जुटते थे और ऐसी भीड़ होती थी कि काफी उत्साहित हो जाते थे प्रधानमंत्री और कहते थे कि हम जब लोकसभा चुनाव में कैंपेन करने आए थे तब भी इतनी बड़ी भीड़ नहीं थी, और भीड़ ये राजनीतिक पंडितों को मैसेज दे रही है कि नतीजा क्या आने वाला है। तो क्या वाकई भीड़ के सहारे आप ये आकलन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। आप अगर आपको राहुल गांधी की जो है 2012 की यूपी की अगर भीड़ देखी होती, जो रोड शो देखे होंगे, तो उसका रिजल्ट तो आखिर भीड़ होती कैसी भीड़ है ये? तो देखने के लिए आ जाते हैं, पहली बार सुनने के, भाषण सुनने के लिए आ रहे हैं, लाए जाते हैं, ढो के लाए जाते हैं। आप देखिए वहां एक इंपैक्ट था कि राष्ट्रीय, देखिए जो पहले जो सरकार चल रही थी सेंटर में, संपर्क से जो सरकार है, वहां कई गड़बड़ियां हुई थी, उसके खिलाफ तो लोगों ने एक तरफा जो है वोट डाला, वो तो फर्क आया। लेकिन उस टाइम अगर ये यूनाइटेड लड़ते तब भी बीजेपी ने जीतती। अब टोटल आप उठा के देख लीजिए ना, सारे आंकड़े उठा कर 39% से ऊपर वोट नहीं है बीजेपी के पास। ये लालू यादव ने आज कही भी बात, तो वो यूनाइटेड नहीं थे, वो वोट बढ़ते चले गए और उसके बाद इनको एक जगह मिल गया। लेकिन भीड़ से आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मैंने कहा कि एमएलए के चुनाव में क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं। नीतीश कुमार की सीटें कम क्यों आई? क्योंकि नीतीश कुमार के 115 विधायक थे, 102 को 101 को टिकट दिया, 103 को उन्होंने नहीं दिया, बाकी जो है पूरे उनको जो है 98 लोगों को टिकट दिया। होता क्या, इनकम्बेंसी जो वोटर के साथ होती है उस विधायक से जो नाराजगी होती है, उसका भी रिजल्ट आता है यहाँ पे। तो वो इसीलिए, क्योंकि नीतीश लालू के वोटर एमएलए कम थे, इसलिए लालू जी के वोटर जो है एमएलए बढ़े हैं, नीतीश जी के उनसे कम रहे। नीतीश कुमार का जो पिछला प्रदर्शन था, परसेंटेज के हिसाब से अगर देखने की कोशिश की जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वही मैं कह रहा हूं, लेकिन जो विधायक पूरे नहीं जीत पाए ना, उन विधायकों की अपनी जो कमियां हैं, जो नाराजगी है वोटर्स की, वो उन्होंने उसको वहां दिखा दिया। महागठबंधन का प्रत्याशी होने के बावजूद भी प्रत्याशी को हरा दिया गया, उसका मतलब है कि लोगों की बहुत ज्यादा नाराजगी उस विधायक से होती है, तो वहां पर जो है फिर वोट जो है अगेंस्ट जाता है, और वो नुकसान फिर नीतीश कुमार को वहां पर उठाना पड़ा। जी बिल्कुल।
जी आजाद साहब, आपने थोड़ी देर पहले ये तस्करा किया था और हम सब जानते हैं कि एक वो ज़माना था जब वाम दलों का बड़ा असर रहा है बिहार में, खास करके जो कुछ इलाके हैं बेगूसराय, मधुबनी वगैरह, हालांकि सीवान के इलाके में भी कुछ हद तक असर था। तो ये जो इलाके हैं वाम दलों के असर वाले इलाके जो हैं, आखिर वो कौन सी ऐसी वजूहात रही, कौन सी ऐसी वजह रही जिसकी वजह से वाम दल पूरी तरह से साफ, हालांकि आज भी भीड़ की बात हो रही थी, अगर वाम दलों की रैलियां होती हैं तो आप देखें भीड़ बहुत जुटती है, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है भीड़। तो क्या इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आप बड़े अच्छे से जानते हैं इस बात को, जरा समझाएं। देखिए, लेफ्ट के कैडर वोट जो है वो धीरे धीरे खिसकते चले गए जी, और खिसकते खिसकते जो बीच में पिछले 2010 में वो पूरे बिहार में एक सीट उनको मिली, वो एक सीट जो है सीपीआई को मिली, वो बछवाड़ा बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है, उसके बछवाड़ा से सिर्फ पूरे बिहार में एक सीपीआई कैंडिडेट जीते। उसके बाद से उनका पूरा सपना 2010 में वो खत्म हो गया था पूरे, यानी बिहार से सीपीआई। इन 5 साल जो थे जिसमें उनको जो है अपनी पार्टी को जनाधार बढ़ाना था, मेहनत करनी थी, वो मेहनत नहीं हुई। एक तो ये थी कि जो उनके बड़े नेता थे वो अब नहीं रहे, जो कार्यकर्ता थे वो उनमें गर्मजोशी नहीं रही। अब एक माले के हैं दीपांकर भट्टाचार्य, वही अकेले संभाले जी जी, AB वर्धन साहब हुए, ये लोग जो हुए, सीताराम येचुरी, इन लोगों का पूरा ध्यान जो है दिल्ली पे केंद्रित रहता है, ये फिर पश्चिम बंगाल पे उनका, केरल पे, ये कई और स्टेट भी है। तो बिहार में बहुत कम इन लोगों ने मेहनत की। ये जब चुनाव का टाइम आता है तो उन लोगों ने इस बार एक हुए, क्या कि पिछले बार अलग अलग इन्होंने चुनाव लड़ा था, यही वजह थी कि बिहार से खत्म हुआ। इन लोगों को भी लगा था, जिस तरह से लालू यादव ने अपना गणित जोड़ा था कि हमारे बिखराव का ये लाभ एनडीए ने उठाया 2014 में, जो बात सही भी है, यही गणित इन्होंने भी लगाया था। लेकिन लालू जी का गणित जो है वो सटीक बैठ गया और इनका गणित जो है वो फेल कर गया। ये कहीं से इनको जो है, लेकिन वोट इनको भी मिले हैं। दूसरी चीज ये हुई कि ये जहां जहां लड़े हैं वहां भूमिहार कैंडिडेट रहे हैं, जिसको, और भूमिहार कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस ने भी उतार दिए, कहीं जेडीयू ने भी उतार दिए। तो जहां जहां ये लोग जैसे कैंडिडेट उतारे, लालू और नीतीश ने बड़ी खूबसूरती के साथ उनको उतार दिया, उसी कैंडिडेट को। तो सीपीआई को सबसे पहले इन्होंने गोल कर दिया कि लोगों का विश्वास लगा कि ये हमारा वोट कहीं खराब न हो जाए, तो वो भूमिहार हुए, स्वर्ण जिनको बोलते हैं, वो वोट जो है वो या तो इस बार कांग्रेस के पास गया या महागठबंधन को। कई जिलों में ऐसा हुआ कि बीजेपी ने जो है वो दिल्ली से सीधा टिकट दे दिया। ये टिकट जो एक बेचने की बात हुई कि बीजेपी टिकट, पैसा लेके टिकट देती है, वो बीजेपी के एक सांसद ने भी ये आरोप लगाया। और ये आरके सिंह, और हमारी जो जानकारी है उसमें भी ये बात प्रूफ है कि हाँ बीजेपी में, हालांकि ये चीज आरजेडी में भी है और नीतीश कुमार के साथ भी है, वो इल्जाम दोनों पे लगा। हाँ, लेकिन ये इनका जो है, इनके सांसद ने जो कहा तो एक ये प्रमाणित है कि एक सांसद कह रहा तो एक पार्टी का वरिष्ठ लीडर कह रहा, तो जाहिर सी बात है कि ये हुआ। तो जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट बागी हो गए। और जब एक इंडिपेंडेंट बागी होता है तो वहां जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट है, जाहिर सी बात है कि जो कार्यकर्ता होते हैं, किसी पद पर होते हैं, वो पैसे वाले होते हैं। वो लेफ्ट की तरह वो कोई आम कार्यकर्ता को जो है वो भार ये पद नहीं दे दिया जाता। यहाँ आप उठा के देख लें कि वही बनते हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, ये जो पैसे वाले होते हैं, जो पार्टी के लिए खर्च कर सके, जो बस को भाड़ा इकट्ठा करके पब्लिक को खाना खिलाने के लिए पटना तक पहुंचा सके। और इसी तरह से भीड़, जो आपने पूछा ना भीड़, तो भीड़ को जुटाई जाती है, भीड़ जुटती नहीं है। वाम दल के पास तो इतने रिसोर्स नहीं है ना, इतनी यही सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं, तो आखिर वाम दलों की जब रैलियां होती है तो आपने भी देखा, हमने भी देखा, बहुत अच्छी खासी भीड़। हाँ, तो वही उनके जो भीड़ होती है वो वाम दल लेफ्ट की ही असल भीड़ होती है, जो वही वोट भी होते हैं, उसमें से कम 60% उनके वोटर भी होते हैं। लेकिन वो सीट पे नहीं कन्वर्ट कर पाते। हाँ, सीट पे कन्वर्ट इसलिए नहीं हो पाता कि उनके वोट बिखर जाते हैं। कैंडिडेट को एक किस जाति के, अगर एक भूमिहार को खड़ा कर दिया जाता है तो दूसरे दल वाले भी उसी जाति को खड़े कर दिया जाता है, और वो अपने पैसे, संबंध और जितने तरह के पावर हो सकते हैं, रसूख हो सकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और उसमें वामदल अभी बहुत पीछे, वामदल अभी भी वो पुराने तरीके से चल रही है जी। वो न तो वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाती है, न तो वो मतलब जमाने के साथ नहीं रही है वाम दल। जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें हो रही जी। जगदीश नेगी, बिहार में जो नतीजे आए हैं वो क्या मैसेज देते हैं? धार्मिकता यानी धर्म के आधार पर राजनीति, सांप्रदायिकता के मुताबिक राजनीति नहीं हो सकती, या फिर
जात पात के आधार पर ही बिहार जैसे राज्यों में राजनीति हो सकती है, या इन दोनों मुद्दों को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है? नहीं, बिहार और जो है यूपी में मैं नहीं समझता कि जात पात छूट पाएगी, वो एक आधार रहता ही है। इस टाइम भी आप देखेंगे लालू प्रसाद यादव ने टोटल जो है उनका यादव वोट जो है पूरा अपने तरफ पोलराइज किया उन्होंने, और वही कारण है कि पप्पू यादव फेल हुए हैं, वहां वोट नहीं गया। लेकिन इसमें एक मैसेज और गया है कि देश को बांट के या इस तरह के गलत प्रचार करके लोगों को बांटना खतरनाक है। लोग इस बात को समझने लग गए हैं कि नहीं, अब तो हमें साथ ही रहना है, जब हम साथ जिएंगे साथ मरने वाली लोग। लेकिन जात पात की भी राजनीति अच्छी नहीं होती ना। नहीं, वो नहीं छूट पाएगी। अच्छा, वो नहीं छूट पाती। देखिए सवाल है, बात नहीं, सवाल है अभी के मैं बता रहा हूं कि जैसे इन्होंने नेता दिल्ली से भेज दिए, बड़े बड़े नेता भेज दिए, उन नेताओं को वोटर से कोई लेना देना नहीं होता। वोटर स्थानीय नेता पर डिपेंड होता है, जिसके वो काम आता है कि थाने में चलना, साहब नेता वो पड़ोस का गांव के नेता को पकड़ेगा, लोकल नेता को पकड़ेगा, तहसील में कोई काम है लोकल नेता को पकड़ेगा, कोई और सरकारी काम है लोकल आदमी को पकड़ेगा। अब ये बड़ा नेता तो उन्हें ढूंढे भी नहीं मिलेंगे, अगर वो दिल्ली पहुंच गया तो इनका मुलाकात भी नहीं होगी, इनका मिलने नहीं दिया जाएगा। इसलिए वहां का आदमी लोकल आदमी भरोसा करता है, और इसलिए वो जाति का जो है असर वहां पर रहता है कि भाई ये हमारी जात का वो है, और वो उसकी मदद भी करते हैं, और वो अपना वर्चस्व को बना के रखते हैं, और इसलिए वो समीकरण टूट नहीं पाएंगे। जहां तक सवाल है कि ये जो स्थिति है और ये जो बनाया, अभी एक चीज और देखिए आपने, प्रशांत कुमार जो है नरेंद्र मोदी के वो थे, पूरे कैंपेनर से पहले चुनाव अभियान को संभाल रहे थे, छोड़ करके नीतीश वहां चले गए। उन्होंने क्या कहा? आभार प्रकट किया है लालू यादव ने। नहीं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा मोदी जी अहंकारी हो गए हैं, सुनते ही नहीं किसी की बात। तो मतलब सवाल ये है कि देखिए सवाल है, अब आज मैं सुबह देख रहा था आप ही के उसमें किसी और चैनल पे, शहनवाज सर ने कहा कि जो है जीत के बाद जो है वो होना चाहिए, वो क्या बोलते हैं, अहंकारी नहीं होना चाहिए, आप इस तरह से नहीं बात कर सकते। तो वहां पर आप देखेंगे जब ये जीते थे, कांग्रेस को क्या कहा था इन्होंने, आप तो विरोधी दल के लायक भी नहीं रहे, बार बार सुनाते थे आप तो विरोधी दल के लायक भी नहीं है, आप बात मत करो। तो सवाल अहंकार तो बोल रहा है ना वो, भाई तुम्हें देश की जनता ने वोट दिया, तुम अपना काम करके दिखाओ। तो चीजें समझ में नहीं आती कि वहां पर हम कहां पर चीजें, वो एक चीज के डिरेल हो जाती जब चीजें। अभी आप जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं, अभी वहां कश्मीर में बांट के आ जाएगा 80,000 करोड़ रुपया, यहां अरे कहां है फंड, कहां प्रपोजल पास हुआ, डीपीआर कहां है, डीपीआर कहां है? जगदीश ने की बिहार पैकेज को लेकर पेज फंसेगा क्या? किसको? तो वो एमपी जीने, उनको जीने नहीं देंगे लोग, वो तो वो ना वो तो 45,000 करोड़ भी जोड़ दिया जाए, वो पुराना जो है, पुराने बजट का पैसा जो था, पुराने बजट वाला, उसमें 86,000 करोड़ रुपए था गुरुजी, वो खाली उसमें है जो सड़कों के जो आपके जो उसका विकास का पैसा है। अभी आप परसों नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे 12 लाइन के जो है पानीपत में घोषणा की है, उसका रिबन काट के आगे कहा है उसकी डीपीआर, ना उसकी डीपीआर है, ना उसका प्रपोजल है, ना उसका एस्टिमेट है, लेकिन वहां रिबन कट गया पहले ही। इस तरह से नहीं चलता ना देश। आप सेंटर में बैठे आप योजना बनाएं, पूरा लेकिन एक चीज डिटेल लेके जाए। जगदीश नेगी कि चुनावी सभाओं में खुद नीतीश कुमार कहते थे कि 1,25,000 करोड़ के पैकेज का जो ऐलान किया गया है दरअसल ये छलावा है। तो जब छलावा है तो अब मांग कैसा फिर? किसमें ये छलावा क्या मांगेंगे? कहां से पास हुआ वो? तो फिर मांग खाली यादव कहते हैं हम लेंगे, अब तो लेंगे ना। तो फिर जब तुमने था तो इन्होंने क्या करा कि अगले दिन अखबार में पूरा डिटेल दे दी, ये इतना इस करोड़, इतना करोड़, मतलब आप उसका आपने जो है मंत्रिमंडल समिति में आपसे पास करवाइए। आप जो है अब नीति आयोग से जो है उनका जो है उसको लेना इनका काम है, राज्य सरकार का। ये तो दबा के उसमें जो है दबाव बनाएंगे कि भाई ये आपकी घोषणा, इनको पूरा करो पैसे को। सवाल है कि टाइम पे योजना बने, टाइम पे उनका विस्तारण हो और काम ईमानदारी से हो, सब कुछ हो सकता है। और अभी मैं समझता हूं जैसे लोग कह रहे थे, डर था कि लालू प्रसाद यादव ये करेंगे, अभी लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं करेंगे, न दखलंदाजी करेंगे। ये पिछले 6 साल मतलब एक आध साल से तो हम देख ही रहे हैं कि वो हैं गठबंधन में, लेकिन नहीं है, क्योंकि उन्हें भी अब समझ में आ गया। लालू यादव ने अगर मगर की संभावनाओं को विराम खत्म नहीं, वो तो उन्हें बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू से चल रहा था कि अब वो ज्यादा हो गया तो अड़ंगा लगाएंगे। देखिए इन्होंने शुरू से इनके तमाम जो है उनको खारिज किया। कैसे? इन्होंने कहा ये एक हो ही नहीं सकते, वो एक हो गए। उनमें इनमें सीटों को बंटवारे में झगड़ा होगा, वो झगड़ा भी नहीं हुआ। अच्छा, ये भी बड़ा ये था
कि महागठबंधन ने चुपके से सीटों का बंटवारा कर लिया, किसी को हवा नहीं लगी। हाँ। और एनडीए ने जो सीटों का बंटवारा किया उसमें बहुत बवाल हुआ, काफी का हंगामा खड़ा हुआ। तो ये भी एक मैसेज गया जनता के बीच में, और नकारात्मक मैसेज गया एनडीए को लेकर के कि देखो सीटों के बंटवारे पर जब यहाँ पेच फंस रहा है तो पता नहीं अगर हुकूमत में आ जाती है ये पार्टियां तो फिर क्या कहां कहां दिक्कतें होंगी। तो शायद ये भी एक वजह थी। मांझी ने कीर्ति आजाद उसकी मिसेस पे सीधा जो आरोप लगाया था पूनम आजाद पे, हाँ। कि साहब ये हमारे कैंडिडेट को हराने के लिए विरोधी दल वालों को पैसा दे रहे हैं। अच्छा, उस पर तो उनके पुतले तक फूके गए वहां पे, उसके मांझी के जब वहां बीजेपी वालों ने, तो सवाल है वो सामंजस्य नहीं था। और दूसरा जो संक्षेप में मांझी का भविष्य क्या देखना है? मांझी का भविष्य कुछ नहीं है। तो मैं पहले जब अलग हुए तभी मैंने कहा था कुछ नहीं है, दलित वोट वहां ट्रांसफर नहीं होगा। जी बिल्कुल। आजाद साहब, चूंकि वक्त हमारे पास कम है, हम चाहेंगे कि आखिर में जो उम्मीदें बंधी हैं जनता की नीतीश कुमार को लेकर के, क्या वाकई नीतीश कुमार उस पर खड़े उतरेंगे? चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में जनता दल यूनाइटेड यानी महागठबंधन की सरकार, दिक्कतें होंगी संक्षेप में। केंद्र को लेके, केंद्र और स्टेट के तालमेल को लेकर अगर कोई उम्मीद है तो वो उम्मीद पे खड़े न नीतीश कुमार उतरेंगे और न प्रधानमंत्री की तरफ से होगा। ये पैकेज जो दिया गया, अखबार में विज्ञापन भी दिया गया, ये सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा प्रोसेस होगा कि न तो उसको खर्च कर सकते हैं और टाइम ऐसा होगा कि वो पैसा लेप्स कर जाएगा। केंद्र के पास दिक्कतें हैं। जी बिल्कुल। चलिए, और बिहार का विकास जो है वो उस तरह से नहीं हो पाएगा जो सपना बिहार वासियों को दिखाया गया है। जी बिल्कुल है, बहुत सारी दिक्कतें हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि दिक्कतें कहां कहां आती हैं। जगदीश नेगी, आखिर में संक्षेप में एक लाइन में, कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है बिहार से, क्या नहीं? कांग्रेस, देखिए कांग्रेस पार्लियामेंट में तो कांग्रेस लीड करेगी और इन सबको जो है ये सब, चूंकि प्रदर्शन कांग्रेस का वाकई बड़ा अच्छा नहीं है। उसके अलावा नहीं, उस सेंटर में भी जो है पार्लियामेंट के अंदर आप देखेंगे कांग्रेस के नेतृत्व में सारे लोग एकजुट होकर के ये करेंगे काम और वो एक दिशा देंगे। चलिए, यानी कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब अगर धरातल की बात की जाए, पार्लियामेंट की बात नहीं, मैं ऐसे भी, चूंकि कई राज्यों में कांग्रेस की पोजीशन काफी खस्ता है। नहीं, राज्यों में अगर खस्ता तो कांग्रेसियों का बेड़ा कर किया आपस में, लेग पुलिंग उनकी ज्यादा है। लेकिन यहाँ उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अब यूनाइटेड अगर हो गए तो कांग्रेस की अपनी मजबूती है, लेकिन यूनाइटेड नहीं होते ना। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, तो जाहिर सी बात है बिहार में जो नतीजे आए हैं वो दोनों तरफ चौंकाने के लिए काफी है। क्योंकि न हारने वाले को ये उम्मीद थी, मैंने शुरू में भी कहा, और न जीतने वाले को ये उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी। और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और किन किन वजूहात की बिना पर एनडीए को शिकस्त मिली और महागठबंधन को जीत मिली। हालांकि इस पर पोस्टमार्टम अभी जारी रहेगा और कई दिनों तक जारी रहेगा। आप दोनों मेहमान का, अदिलुर रहमान आजाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जगदीश नेगी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वाली बात यह होती है कि नीतीश कुमार कब शपथ लेते हैं, कांग्रेस और आरजेडी की भूमिका इसमें क्या होती है। न्यूज लाइन में बस इतना ही। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार।